अंकिता किचन में बर्तन धो रही थी। उसने अगम को झूठे बर्तन किचन में लाने को कहा, तो अगम ने ये बोलकर मना कर दिया कि खुद आकर ले जाओ ना मम्मा। इस पर अंकिता ने उसे चिल्लाकर कहा, सुना नहीं तुमने? खा पीकर न जाने कहां कहां बर्तन फेंक देता है नालायक। लेकिन अंकिता के चिल्लाने का उस पर जरा भी असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी निगाहें मोबाइल पर जो टिकी थी। फिर मैंने उसके पास जाकर उसे प्यार से समझाया और उससे कहा कि बेटा, मम्मा आपके कितने सारे काम करती है, तो क्या आप मम्मा का एक काम नहीं कर सकते? और इतना मोबाइल नहीं देखते बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। यह सुनकर अगम मुस्कुराया और भागकर बर्तन सिंक में रखाया, पर उसने मोबाइल नहीं छोड़ा और वो वापस मोबाइल देखने लगा। अंकिता शिकायत करते हुए मुझसे कहने लगी, आपकी बात तो मान लेता है पर मेरी नहीं मानता। तब मैंने अंकिता से कहा, मानेगा तेरी भी मानेगा, बस थोड़ा प्यार से बोला कर। और हाँ, इससे ऐसे ही छोटे मोटे काम करवाया कर, इससे तुझे भी मदद मिलेगी और ये भी सीखेगा। हमारी इस बातचीत के बीच न जाने कैसे अंकिता के मन में ये सवाल आया, तो उसने मुझसे ये सवाल पूछा। उसने मुझसे पूछा कि मम्मी, क्या दादी इनको भी आपकी मदद करने के लिए ऐसे ही प्रेरित करती थी? यह सुनकर मैं हंस पड़ी, तो अंकिता ने पूछा, क्या हुआ मम्मी? अगम अपना मोबाइल हाथ में लिए पीछे से आकर मुझे चिपक गया और मेरा जवाब सुने बगैर मुझसे पूछने लगा, दादी दादी, क्या परदादी भी आप ही की जितनी स्वीट थी? मैं उसकी बात सुनकर और हंसने लगी, तो अगम ने हंसी का कारण पूछा। मैंने कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई। अंकिता ने मुझसे उस सवाल का जवाब जानना चाहा, तो मैंने उसे बताया कि मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती थी। अगम को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या सच में आपको परदादी परेशान करती थी दादी? हाँ, उनका बिहेव थोड़ा सा रूड था। वो पुराने ख्यालों की औरत थी, जिनका मानना था कि घर का हर एक काम करना एक औरत की जिम्मेदारी होती है। अगर मोबाइल साइड रखकर बहुत ही ध्यान से मुझे सुनने लगा। फिर अंकिता ने मुझसे पूछा, वो ऐसा बिहेव क्यों करती थी आपके साथ? मैंने कहा, क्योंकि उनकी सास ने भी उन्हें ऐसे ही रखा था और उन्होंने शादी के बाद मुझे भी ऐसा ही माहौल दिया। अंकिता ने कहा, पर आप तो ऐसी नहीं हो मम्मी, आपका बिहेव तो बहुत अलग है। तब मैंने कहा कि तुम्हारी दादी बाद में बदल गई थी और उन्हें मेरी कीमत समझ आई, शायद इसलिए मैं अब ऐसी हूँ। अंकिता हंसते हुए कहने लगी, अच्छा, मतलब अगर वो नहीं बदलती तो आप भी मुझे ऐसे ही टॉर्चर करती, है ना? तीनों तेज तेज हंसने लगे। इसके बाद अगम ने परदादी के बारे में और जानना चाहा, तो अंकिता भी डाइनिंग टेबल पर सब्जी काटने के लिए आ गई। फिर उसने डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पीछे की ओर खींची और वो जल्दी से उस पर बैठ गई। कुर्सी पर बैठकर वो कहने लगी, अच्छा मम्मी, और बताइए ना उनके बारे में कुछ। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर मैंने बोलना शुरू किया। तुम्हारी दादी शरीर से एकदम फिट थी, रोज टहलने जाती थी, अच्छा खाना खाती थी, मतलब अपना पूरा ध्यान रखती थी। और तुम्हें पता है, हर सर्दियों में अपने लिए गोंद के लड्डू डलवाती थी और सुबह दूध के साथ वही लेती थी। भाई, कोई कह नहीं सकता था कि 60 साल की होंगी। देखकर ऐसा लगता था मैं सास और वो बहू, एकदम जवान, पर सोच इतनी रूढ़िवादी कि कोई सोच भी नहीं सकता। उनकी जिंदगी में प्यार से ज्यादा फर्ज हुआ करते थे। उनके लिए बहू का मतलब था सुबह सबसे पहले उठना, सबके बाद में सोना और बीच में खुद को कहीं खो देना। अगम ने मासूमियत से पूछा, तो दादी आप थकती नहीं थी क्या? मैंने उसका सिर सहलाया। थकती थी बेटा, बहुत थकती थी, पर उस वक्त औरतों को थकान बताने की इजाजत नहीं होती थी। अंकिता ने आगे पूछा, फिर आपने कैसे सहा मम्मी? मैंने कहा, कोई ये पूछता ही नहीं था कि तू ठीक भी है या नहीं। बस मैं भी अपनी जिम्मेदारियां निभाती गई और चुपचाप सब कुछ सहती गई।
बहुत सी बातें हैं ऐसी मेरे मन में जो मैंने कभी किसी से भी शेयर नहीं की, ये सोचकर कि कोई नहीं, परिवार है, सास है। पर आज वो सब बातें जब याद करती हूँ तो मन बहुत दुखी होने लगता है। एक दिन की बात है, तुम्हारे पापा चुपके से विशाल की नाक रुमाल से साफ करने लगे। तो दादी ने ये कहकर मना कर दिया कि ये काम पुरुषों को शोभा नहीं देते और ये सब मुझे ही करने चाहिए। मैंने उस दिन भी कुछ नहीं कहा, बस यही सोचकर चुप रह गई कि बेकार की बातों में उलझकर घर का माहौल खराब करना ठीक नहीं है। लेकिन हद तो तब हो गई जब मैं रसोई में काम कर रही थी और विशाल बाथरूम में पूरा गीला हो चुका था। सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की हुई कि तुम्हारी दादी वहीं बैठी टीवी पर अपना कोई धारावाहिक देख रही थी। मैंने उनका ध्यान इस ओर दिलाया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, ये सब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जब मैंने पूछा कि मैं रसोई संभालूं या इस बच्चे को, तो उनका जवाब था, दोनों संभालने पड़ेंगे। मैंने उनसे कह दिया, अगर ऐसा ही है तो वे खुद बच्चे और घर दोनों को संभाल कर दिखाएं। इस पर उनका कहना था, वो बहुत कर चुकी है और अब उनसे कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे मन की सारी बातें कह दी कि न तो वो खुद मेरी मदद करती है और ना ही तुम्हारे पापा को मदद करने देती है। यहाँ तक कि जब मैंने उनको अपनी मन की बात कही तो उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी भी सुनाई। अंकिता बहुत धीरे धीरे सब्जी काट रही थी और अगम तो जैसे मेरी बातों की गहराई माप रहा था। मैंने अंकिता को आगे बताया कि माँ जी अक्सर कहती थी कि आदमी बाहर के काम के लिए बना है और औरत सिर्फ घर के काम के लिए, बच्चा संभालने के लिए। उस दिन वो कहने लगी कि तू ये सब मत करवाया कर इससे, न तेरे ससुर जी ने किया है और ना तू करवा। वो आगे कहने लगी कि मैंने 8-8 बच्चे अकेले ने पाले हैं और घर का काम भी किया है। यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है, उन्होंने भी निभाई है और मुझे भी निभानी पड़ेगी और आगे जो आएगी उसको भी निभानी पड़ेगी। मैंने कहा कि इस बात का कोई पक्का सबूत तो नहीं है। नए संविधान में लिखा है कि बच्चे का सारा काम सिर्फ माँ को ही करना है। अगर ऐसा होता तो बच्चे की जिंदगी में तो फिर पिता का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि वैसे क्यों शोभा नहीं देता माँ जी? जब बच्चे को जन्म दोनों ने दिया है तो उसे पालना भी दोनों की ही जिम्मेदारी है। और कल अगर इन्होंने विशाल की नाक पहुंच ही दी तो क्या फर्क पड़ गया? ये उनका बच्चा नहीं है क्या? और अगर आपको इतनी दिक्कत हो रही है तो आप भी तो औरत हो, आप पहुंच देती। माँ जी अब वह जमाना नहीं रहा जब माँ पूरे दिन बच्चे को संभालती है और पिता बाहर पैसे कमाने जाता है। अब दोनों मिलकर कमाते हैं और बच्चे को भी पालते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। एक बच्चे के लिए जितनी जरूरी माँ है उतने ही जरूरी पिता भी हैं। तो जिन बच्चों को माँ और बाप दोनों का साथ मिलता है वे ज्यादा समझदार होते हैं। पिता बच्चे को जीना सिखाते हैं, जिम्मेदारी क्या होती है ये एक पिता ही सिखाता है। माँ जी ने कहा, हाँ तो ये सब सिखाए, पर उसे दूध पिलाना, नाक साफ करना, उसकी पॉटी साफ करना, कपड़े धोना, ये सब तो तू ही करेगी ना। मैंने कहा, मैं तो करती ही हूँ, पर मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैं किसी काम में बिजी हूँ। तब तो ये काम कोई भी कर सकता है ना। जैसे कल आपने इसकी पैंट चेंज नहीं की और आप वहीं बैठे थे। मैंने कहा कि ये आपका भी तो पोता है माँ जी, वैसे तो आप बड़ा बोलती हैं, मेरा बेटा मेरा बेटा। माँ जी ने कहा कि तू ज्यादा मत बोल बहू, तुझे समझा रही हूँ। मैंने उनसे पूछा, क्यों, सच कड़वा लगता है क्या माँ जी? उसके बाद तो माँ जी का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया। बार बार मुझे मेरे मायके फोन करने की धमकी देने लगी। अंकिता ने बीच में टोकते हुए कहा, बाप रे, दादी इतनी सी बात के लिए सीधा आपके मायके फोन करने लगी। मैंने कहा, करने वाली थी पर किया नहीं, क्योंकि अतुल जो आ गए थे। कुछ ही देर में अतुल ऑफिस से घर आ गए। घर का माहौल देखते ही उन्हें कुछ अजीब सा लगा। उनके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वे कुछ पूछना चाहते हैं।
लेकिन मेरे कुछ कहने से पहले ही माँ जी ने बात अपने हाथ में ले ली। उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे रोज़ का यही सिलसिला हो, जैसे मैं ही हर रोज़ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हूँ, कभी किसी वजह से तो कभी किसी वजह से। अतुल ने जब मुझसे पूरी बात जाननी चाही तो मैंने जानबूझकर बात को बढ़ाना नहीं ठीक समझा। मैंने शांत रहते हुए यही कहा कि बच्चे के काम को लेकर थोड़ी सी बात हो रही थी, और मैंने माँ जी से बस इतना ही कहा था कि घर में सबको मिलकर जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और वे बार बार मेरे मायके वालों को फ़ोन करती है, उन्हें बीच में लाती है। मेरी इन सब बातों को सुनकर अतुल और गुस्सा हो गए। छोटी सी बात को लेकर बात बढ़ गई और उसे बेवजह बड़ा रूप दे दिया गया। इसी बीच विशाल रोने लगा। उसका रोना पूरे माहौल को और भारी बना रहा था। माँ जी उसे गोद में उठाकर तेजी से मेरी तरफ आई और उसे मेरे हाथों में थमा दिया और कहने लगी, इसे दूध पिला दे, देख कैसे रो रहा है। तू देख सकती है पर मैं नहीं देख सकती इसका रोना। मैं उनकी चालाकियां देखकर दंग रह गई। सामने कुछ, पीछे कुछ, और फिर बिना रुके अपने कमरे की तरफ चली गई। उनके कमरे में जाते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैं वहीं खड़ी रह गई, बच्चे को संभालते हुए, मन में बहुत सारी उलझने और भारीपन लेकर। उस पल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बात कहूं या चुप रहूं। मेरी बातों को सुनकर अगम और अंकिता दोनों पूरी तरह हैरान थे। उन दोनों के चेहरों पर साफ दिख रहा था कि उन्होंने ऐसी बातें पहले शायद कभी नहीं सुनी थी। अगम, जो अब चुपचाप सब सुन रहा था, उत्सुक होकर आगे की बात जानना चाहता था।